So hello guys, welcome back to India's best YouTube channel for IIT JEE Chemistry Advanced, and here I am with lecture number 7. That will be the last lecture of ideal gases. ठीक है, तो अभी तक हमने जितनी भी चीज़ें कंप्लीट की हैं, सभी चीज़ें आपको YouTube पर जो अवेलेबल है उनका प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बिल्कुल आप एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर विजिट करें। एंड साथ ही साथ अगर आपने ChemIIT ऐप नहीं इंस्टॉल किया है तो ऐप आप इंस्टॉल कर सकते हैं, जहां आपको कंप्लीट फिजिकल केमिस्ट्री का जो रिकॉर्डेड कोर्स है वो अवेलेबल होगा। साथ ही साथ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो कोर्स है जो कि अभी लाइव चल रही है वो भी आपको ऐप पर मिल जाएंगे। इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप एक बार विजिट कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारा जो फिजिक्स का चैनल है फिजिक्स बाय वैभव सर, आप वहां भी जाकर एडवांस लेवल के कंटेंट को ले सकते हैं। इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, सो डू विजिट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स वंस। अब बात करते हैं हमारे आइडियल गैस की। तो ऑलमोस्ट हमने चैप्टर जो है आइडियल गैस का कंप्लीट कर लिया है। लास्ट लेक्चर में वी हैव डन मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटीज, वो हमने कंप्लीट करा था। मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन हमने कंप्लीट किया एंड देन इसके बाद हमने फिर ग्राहम्स लॉ, ये बहुत ही अच्छे तरीके से कराया गया है, बहुत ही अच्छे तरीके से कराया गया और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक बार जरूर आप जाकर इस लेक्चर को देखें और उसके बाद ही यहाँ प्रोसीड करें। रैंडमली कोई भी लेक्चर देखोगे नहीं समझ आएगा, रिलेट नहीं कर पाओगे उतने अच्छे से, चीजें कंटिन्यूटी में चल रही हैं क्योंकि। ठीक है, सो मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन हमने कंप्लीट किया एंड देन हमने इंट्रोड्यूस किया था ग्राहम्स लॉ। और ग्राहम्स लॉ भी मैंने आपको काइंड ऑफ ऑलमोस्ट बता ही दिया था कि क्या होता है। ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन एफ्यूजन ये हमने डिस्कस कर लिया था। ठीक है, और अब इसी को हमें थोड़ा सा और आगे फर्दर इलेबरेट करना है और मैंने कहा था कि इसके कुछ क्वेश्चंस हमको आज बना के देखने होंगे। ये क्वेश्चंस अगर हम इसके कुछ बना लेते हैं तो ये और सॉलिडिटी आएगी आपको इस टॉपिक पे कि थोड़ा क्वेश्चन बनाने लायक टॉपिक है। ठीक है, ऑल तो बहुत मुश्किल नहीं है, क्वेश्चंस आसान ही, बट बनाना पड़ेगा। चलो, तो ग्राहम्स लॉ की बात हमने क्या की थी, थोड़ा सा एक बार 2 मिनट का ब्रीफ समरी दे देता हूं मैं फटाफट से। मैंने कहा था कि जो एफ्यूजन डिफ्यूजन का रेट है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है मोलर मास पर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर पर। उसके बाद मैंने आपको एक इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ डिफ्यूजन के बारे में बताया था और फर्क भी समझाया था कि इसमें और उसमें क्या फर्क है। और हम अपनी सिलेबस में इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ डिफ्यूजन नहीं मानकर नॉर्मली रेट ऑफ डिफ्यूजन मानते हैं और ये कंसिडर करते हैं कि थ्रू आउट द डिफ्यूजन जो प्रेशर है वो चेंज नहीं हो रहा है। थ्रू आउट द डिफ्यूजन जो प्रेशर है वो चेंज नहीं हो रहा है या नेग्लिजिबल चेंज हो रहा है प्रेशर में, जिसकी वजह से रेट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है सर? मान लो अप्रॉक्सीमेशन है और होने के लिए हो भी सकता है, अगर कंटेनर बहुत बड़ा है तो थोड़े बहुत मोल्स अगर निकल भी जाएंगे 10 सेकंड 15 सेकंड में तो रेट पर उतना फर्क नहीं पड़ेगा, होने के लिए हो भी सकता है। चलिए, साथ ही साथ मैंने आपको इंस्टेंटेनियस के लिए एक फॉर्मूला बताया था, काफी फेमस है ये फॉर्मूला, आप कोई भी बुक में देखोगे तो आपको मिल जाएगा। इट इज PA0 बाय 2 पाई RTM की पावर ऑफ हाफ, ये चीज आपको मिल जाएगी। एंड अब मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन मैंने पिछली क्लास में भी किया था, अभी भी बता देता हूं। ये तो A0 है, अपर्चर का एरिया है, जिस कंटेनर से वो डिफ्यूज हो रहा है तो उसका जो अपर्चर है उसकी एरिया क्या है, जिस होल के थ्रू वो निकल रहा है उसकी बात हो रही है। मोलर मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल दिख रहा है, बट एक कंफ्यूजन यहाँ बच्चों को आता है कि सर ये तो टेम्परेचर के भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल दिख रहा है, सर ये तो टेम्परेचर के भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल दिख रहा है। तो देखो बात ऐसी नहीं,
टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल आपको दिख रहा होगा, अगर आप थोड़ा अधूरी तरीके से आप देखोगे ना इस फॉर्मूले को तो आपको लगेगा हाँ यार टेम्परेचर से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, बट एक्चुअल में क्या होता है, आप अगर नॉर्मल सा कॉमन सेंस भी लगाओगे तो हाँ यार अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो गैस जो होंगे वो तेजी से एफ्यूज होंगे। ये तो नॉर्मल डे टू डे लाइफ के हिसाब से भी आप देखते होगे तो ये फील हो सकता है, ठीक है। टेम्परेचर बढ़ाने पर जो रेट है डिफ्यूजन का वो बढ़ना चाहिए, वो बढ़ना चाहिए। तो यहां पर मैं आपको समझाऊं कि जो कंटेनर हमने ये लिया हुआ है ना, ये जो कंटेनर लिया हुआ है जिससे गैस एफ्यूज आउट हो रही है, जिससे गैस एफ्यूज आउट हो रही है, तो ये कंटेनर के अंदर जो गैस है, जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे ना तो साथ साथ उसका प्रेशर भी तो बढ़ेगा। तो टेम्परेचर बढ़ाने का नेट इफेक्ट तो देखो, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्या प्रेशर कांस्टेंट है? नहीं है प्रेशर कांस्टेंट, प्रेशर भी बढ़ेगा और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आइडियल गैस के लिए। तो क्या मैं प्रेशर इज इक्वल्स टू KT ऐसा लिख दूं? प्रेशर इज इक्वल्स टू KT ऐसा लिखोगे, यहां पर प्रेशर इज इक्वल्स टू KT लिखोगे और उसके बाद जब आप जज करोगे ना KT, तब आपको समझ आएगा हाँ यार यहां पर तो T का पावर हाफ है, यहाँ T का पावर 1 है। तो नेट जो आपको देखने को मिलेगा आप कह सकते हो कि ये अंडर रूट ऑफ टेम्परेचर पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट। इतनी बातें आई होप आपको क्लियर होंगी। और रेट की अलग अलग परिभाषा हो सकती है, मैंने आपको बताया है कि कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया टाइम में, कितना वॉल्यूम उसका आपने कलेक्ट किया जो गैस निकला है बाय टाइम, कितने मोल्स कनेक्ट किया बाय टाइम, कितना मास कलेक्ट किया बाय टाइम। तो रेट जो है वो कैसे भी हो सकता है, रेट कैसे भी आप डिफाइन कर सकते हैं। अब जो अभी हमें करना है वो है मल्टीपल स्टेप डिफ्यूजन देखना है थोड़ा, कि मल्टीपल स्टेप डिफ्यूजन क्या होता है। मल्टीपल स्टेप डिफ्यूजन देखिएगा, थोड़ा अच्छा टॉपिक है, हाँ उतना टफ नहीं है, इसके जो एप्लीकेशंस है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो चलिए समझते हैं मल्टीपल स्टेप डिफ्यूजन। आपके पास यहाँ पर कंटेनर, और कंटेनर पे आपके पास कुछ A के मोल्स हैं Na, एंड Ma इज द मोलर मास ऑफ A, एंड B के मोल्स हैं Nb, एंड B इज द Mb इज द मोलर मास ऑफ B। ये मोलर मास है और वो उसके मोल्स आपने यहाँ पर रखे हुए हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, गैस के मिक्सचर को, अब ये तो कोई ऐसा नहीं है कि सिंगल गैस रखा हुआ है, अब एक तरह से ये गैशियस मिक्सचर है, ये एक तरह से गैशियस मिक्सचर है। और अब आप इसको एफ्यूज करा रहे हो एक अगले कंटेनर में, और फिर मान लो आप ऐसा आप एफ्यूज करा रहे हो और उसके बाद फिर यहाँ पे एक आपने अपर्चर लगा के रखा है, फिर एफ्यूज करा रहे हो, फिर यहाँ से एफ्यूज करा रहे हो, समथिंग लाइक दिस, मल्टीपल स्टेप्स। जिस तरह से हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन किया करते थे ना, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन किया करते थे, अगर आपने लिक्विड सॉल्यूशंस मेरे से पढ़ा है तो आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जिस तरह से किया करते थे कुछ इसी तरह से, ये Na Ma Mb ये इस तरह से। अभी यहां पर समझिए, मेरी बात को समझिएगा। अब यहां पर मैंने कहा कि ये जो Ma है, Ma ये लेस देन Mb है, मान लीजिए, मतलब A जो है वो लाइटर गैस है, ठीक है, A इज द लाइटर गैस, A जो है वो लाइटर गैस है। चलिए बहुत अच्छी बात है, A जो है वो लाइटर गैस है। अब A जो लाइटर गैस है, A जो लाइटर गैस है, अब जब आप यहां इसको अफ्यूज करने के लिए अलाउ करोगे, अभी मान लो ये बंद करके रखा हुआ है, आपने खोला, थोड़ी देर के लिए खोला, ये अफ्यूज हुआ, इधर अफ्यूज हुआ। इनिशियली मान लो कि A के और B के मोल्स बराबर थे, मान लो बराबर थे, मानो ये 50% था, ये भी 50% था, चल मोल फ्रैक्शन जो है वो 50% 50% था। पहली बात तो एक बात और आप सोचिए कि जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है क्या वो नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड करेगा? क्या करेगा? क्या ए के मोल्स बी के मोल्स पे डिपेंड करेगा? सर ऑब्वियसली करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि प्रेशर पे तो डायरेक्टली डिपेंड करता है ना, प्रेशर पे डायरेक्टली डिपेंड करता है, और मोल्स अगर ज्यादा होंगे तो प्रेशर ज्यादा होगा, मोल्स अगर ज्यादा होंगे तो प्रेशर ज्यादा होगा, बिल्कुल डिपेंड करेगा। जी हाँ, तो अगर मैं लिखूं
कि यहां मैं थोड़ा सा इसको डिफ्यूज कराऊं, इधर डिफ्यूज कराऊं, और फिर यहां पर ए के मोल्स आएंगे, बी के मोल्स आएंगे। क्या लगता है कि Na और Nb जितने मोल्स पहले वहां थे अभी भी दोनों यहां बराबर अमाउंट में आएंगे क्या? 50% 50% ही रहेगा क्या? नहीं रहेगा। 50% नहीं रहेगा, क्योंकि जो ए है, जो लाइटर गैस है, जो लाइटर गैस है वो क्या होगा, वो थोड़ा ज्यादा तेजी से डिफ्यूज होता है। बहुत सिंपल सी बात, लाइटर गैस ज्यादा तेजी से डिफ्यूज होता है। तो यहां जब मैंने इसको डिफ्यूज कराया तो ये Na डैश हुआ, ये Nb डैश हुआ, ये Na डैश हुआ, ये Nb डैश हुआ, और ये दोनों का जो अमाउंट है, नाउ दिस गैसियस मिक्सचर विल बी रिच इन ए। अब ए का जो परसेंट वाइज कॉम्पोजिशन होगा वो यहां ज्यादा होगा, तो मिक्सचर विल बी रिच इन ए। अब ए में ये ज्यादा रिच होगा। अच्छा, फिर अभी यहां लगा के रखा हुआ है, फिर इसको और आपने खोल दिया, आपने और खोला तो ये और गया, फिर इधर आया Na डबल डैश Nb डबल डैश। अगेन आप देखोगे कि ये एनरिच होता जाएगा, ए का परसेंटेज बढ़ता जाएगा, सेम उसी तरह से जिस तरह से आप फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कराते थे, तो हर एक स्टेप के बाद मोर वोलेटाइल वाले का कॉम्पोजिशन बढ़ता जाता था। सेम उसी तरह से यहां भी हो रहा होगा, सेम उसी तरह से यहां भी। फिर आप यहां लगाए हुए, फिर ओपन कर दो, फिर इधर जाएगा तो फिर क्या होगा, Na ट्रिपल डैश Nb ट्रिपल डैश। और यहां मैं ये नहीं बोल रहा कि मोल्स बढ़ जाएंगे, नहीं, मोल्स तो भाई आपने कितना देर डिफ्यूज कराया उस पर डिपेंड करेगा, मोल्स की बात नहीं कर रहा मैं, परसेंटेज कॉम्पोजिशन की बात कर रहा हूं मैं बात कर रहा हूं परसेंटेज कॉम्पोजिशन, या फिर आप बोल सकते हो मोल फ्रैक्शन की बात कर रहा हूं मैं। तो अगर आप चाहो कि मुझे इस ए को, इस गैस को सेपरेट करना है तो क्या कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। हाँ, आपको नंबर ऑफ स्टेप्स अपने हिसाब से देखना होगा, जैसे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में करते थे। अगर आपको ज्यादा प्योरिटी चाहिए तो ज्यादा स्टेप्स बढ़ाने पड़ेंगे, और अगर आपको थोड़ी बहुत प्योरिटी के साथ अगर आप कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो तो नंबर ऑफ स्टेप्स कम रखोगे तो भी चल जाएगा। लेकिन हर स्टेप के बाद आपको एक बेटर कॉम्पोजिशन मिलेगा जो कि रिच होगा ए में। ठीक है, तो अब ना इसमें थोड़ा सा कुछ कैलकुलेशन वाली पार्ट को करते हैं। देखो, जब कंटेनर ए से कंटेनर बी पर वो गया है तो क्या बोलेंगे, rate of diffusion of A will be directly proportional to rate of diffusion of A will be directly proportional to Na upon root Ma, ऐसा कहेंगे, क्योंकि Na is kind of pressure से directly linked है, तो Na upon root Ma। और साथ ही साथ rate for B को हम क्या कहेंगे, Nb, इसको हम कहेंगे Nb अपॉन रूट ऑफ Mb, ऐसा कहेंगे। और आप बहुत इजीली कंपेयर कर सकते हो इसका रेट बाय इसका रेट। अच्छा भाई ये बताओ यार कि जब हम बात कर रहे हैं रेट ऑफ ए, तो रेट ऑफ ए का क्या मतलब होगा, कैसे डिफाइन कर सकता हूं, कितने मोल्स कलेक्ट हुए गिवन टाइम पर, बोल सकता हूं। तो रेट की जगह पे क्या मैं Na डैश अपॉन टी लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या रेट ऑफ बी की जगह पर Nb डैश अपॉन टी लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि वही तो अमाउंट है जो कलेक्ट हुआ। तो क्या लिख सकते हैं, रेशियो भी निकाल लूंगा अगर, तो क्या मिलेगा, ये ऐसा मिलेगा Na डैश बाय Nb डैश, Na डैश बाय Nb डैश इज इक्वल्स टू, ये आ जाएगा Na बाय Nb इंटू अंडर रूट ऑफ Mb बाय Ma। आई होप दिस इज क्लियर, ये आपको समझ आ गया होगा। ये कब हुआ, जब कंटेनर 1 से कंटेनर 2 पर गैस गई है, कंटेनर 1 से गैस गई है कंटेनर 2 पर, तब कुछ ऐसा नजारा देखने को मिल रहा है। बहुत अच्छी बात है। अब इसी तरह से कंटेनर 2 से कंटेनर 3 पर जाएगा, तब क्या होगा, कंटेनर 2 से कंटेनर 3, तो अब जो इनिशियल प्रेशर वाला टर्म था वो Na डैश होगा, और जो कलेक्ट हुआ वाला टर्म होगा वो Na डबल डैश होगा। बहुत सिंपल सी बात है। तो देखो, तो जब कंटेनर 2 से कंटेनर 3 में जाएगा तब क्या होगा, कंटेनर 2 से जब वो कंटेनर 3 पर जाएगा तब क्या होगा, चलिए देखते हैं।
तब कुछ ऐसा होगा कि जो रेट है, तो रेट अब कैसे बोलोगे, Na डबल डैश बाय Nb डबल डैश, जो अमाउंट कलेक्ट हुआ बाय टाइम, तो बाय टाइम दोनों का सेम है तो वो कट ही जा रहा है, इज इक्वल्स टू इनिशियली जो था क्या था, Na डैश बाय Nb डैश मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट ऑफ Mb अपॉन Ma, ऐसा ही होगा। बहुत सिंपल सी बात। जी हाँ, तो क्या आप देख रहे हैं कि ये जो रेशियो है ये बढ़ता ही जा रहा है, ये रेशियो बढ़ता ही जा रहा है। देखिए यहां पर ये रेशियो, यहां पर ये रेशियो बढ़ा क्योंकि ये नंबर था, ये इनिशियली था, ये इनिशियली था। बहुत ध्यान से देखिए, पहले तो आपको कॉन्सेप्चुअली समझा दिया मैंने कि हाँ यार वो एनरिच होता जाएगा, एनरिच होता जाएगा ए में, ए के साथ वो एनरिच होता जाएगा। दूसरी चीज, ये mb अपॉन ma, ये जो टर्म दिख रहा है आपको, अंडर रूट ऑफ mb अपॉन ma, ये ग्रेटर देन 1 है, एग्रीड? इज इट ग्रेटर देन 1? ऑब्वियसली यस, बिकॉज mb बड़ा है ना, mb बड़ा है तो ये नंबर 1 से बड़ा होगा, तो उसका स्क्वायर रूट भी 1 से बड़ा ही होगा। नंबर 1 से बड़ा है तो स्क्वायर रूट भी 1 से बड़ा होगा। इसका मतलब जब आप इस पे कुछ 1 से बड़ा मल्टीप्लाई करते हो तो ये नेट वैल्यू तो बढ़ जाती है। 7th 8th क्लास की मैथ्स मल्टीप्लाई करते हो तो ये वैल्यू बढ़ जाती है, इसका मतलब ये वैल्यू बढ़ गई। अच्छा, उसके बाद इस वैल्यू पर फिर से यही चीज मल्टीप्लाई हो रही है तो ये वैल्यू और बढ़ गई, मतलब रेशियो बढ़ते जा रही, बढ़ते जा रही, बढ़ते जा रही। किस फैक्टर के साथ बढ़ रही है सर? ये तो इस फैक्टर के साथ बढ़ रही है, mb अपॉन ma, यही फैक्टर है जो बार बार मल्टीप्लाई कर करके हम a को एनरिच करते जा रहे हैं, वैल्यू बढ़ाते जा रहे हैं। जी हाँ, इसीलिए इसका नाम है एनरिचमेंट फैक्टर, इसीलिए इसको एनरिचमेंट फैक्टर बोलते हैं। हाँ, नाम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूं, कॉन्सेप्ट को समझिए क्या हो रहा है, किस लिए कैसे कह रहे हैं। तो अगर आप n स्टेप्स ऑफ डिफ्यूजन करेंगे, देखो यहां पर एक चीज और देखो, अब जब आप इसकी वैल्यू पुट करोगे यहां पर ना, Na डैश बाई Nb डैश की, जब ये पुट करोगे तो क्या होगा, Na बाई Nb और ये रूट ऑफ Mb बाई Ma का स्क्वायर हो जाएगा। फिर 3 बार करोगे ना तो ये Na बाई Nb रहेगा और इसका क्यूब हो जाएगा। समझ रहे हो, बहुत आसान सी मैथ्स है। तो फॉर n डिफ्यूजन स्टेप्स अगर मैं बात करूंगा, फॉर n डिफ्यूजन स्टेप्स, अगर n डिफ्यूजन स्टेप्स की मैं बात करूंगा तो क्या होगा कि फॉर n डिफ्यूजन स्टेप्स वी कैन राइट दैट Na बाय Nb आफ्टर n स्टेप्स। तो आफ्टर n स्टेप्स तो मैं ऐसा लिख दे रहा हूं n, आफ्टर n स्टेप्स, आप उसको डिनोट कर लेना ये n n ऐसा, ठीक है, वेयर Na टू द पावर n इज द कंटेंट ऑफ a आफ्टर n steps is equals to what, Na by Nb, the initial amount that we have mixed, multiplied by under root of Mb upon Ma, और इसका पावर क्या चढ़ा, n, इसका पावर क्या चढ़ा, n. So this is the answer, this is the answer, ठीक है, समझ आ गया होगा ये फाइनली आपको। इसके एप्लीकेशंस भी है, देखो इसके कुछ एप्लीकेशंस भी, इसके एप्लीकेशंस ऑल्दो उतने जरूरी नहीं है इनके एप्लीकेशंस पढ़ना, बट एक एप्लीकेशन तो उसका ये है कि अगर आपके पास कोई आइसोटोपिक गैसियस मिक्सचर है, उसको सेपरेट करना है, तब ये डिफ्यूजन मेथड काम आता है, ठीक है। तो एप्लीकेशन में जो पहला पॉइंट है, टू सेपरेट गैसियस आइसोटोपिक मिक्सचर। जैसे सपोज करो आपके पास H2 है और D2 है, आपको H2 और D2 के मिक्सचर को सेपरेट करना है, या फिर आपके पास ऑक्सीजन O2 16 है और एक बार O2 18 है, इसको सेपरेट करना है। रेडियो एक्टिव होता है ऑल्दो O2 18, तो रेडियो एक्टिविटी से ट्रेस भी होता है। तो इसमें आप क्या करोगे, देखो अगर आपके पास ये मिक्सचर है, समझ गए, H2 को A की तरह सोचो, D2 को B की तरह सोचो,
और आप यही फर्दर n स्टेप्स कराते जाओ कराते जाओ कराते जाओ, तो आप फाइनली क्या पाओगे कि यहां पर जो हाइड्रोजन है वो लगभग 90% या 90% से ऊपर, आपको जितना प्योरिटी चाहिए आप अटेन कर सकते हो, आप अटेन कर सकते हो। फिर बात क्या आती है कि सर ये जो छूटता जा रहा है इसका क्या करेंगे, सर ये जो छूटता जा रहा है इसका क्या करेंगे, ऐसा आता है ना, सर ये थोड़ा सा छूट गया, जो जो छूट गया ना उसको वापस ऐसा ट्यूब से कनेक्ट करके वापस सीधा भर देते हैं, समझ रहे हो, जो छूट गया उसको वापस ट्यूब से कनेक्ट करके सीधा भेज दिए, है तो गैसियस मिक्सचर है, बर्बाद थोड़ी हुआ है वो, उसको वापस सीधा भेज दिए, फिर आगे ले जाओ, फिर जो भी बच गया है वापस पीछे भेजो, आगे ले जाओ, वापस पीछे आगे ले जाओ, इस तरह से मल्टीपल स्टेप्स करते जाओगे करते जाओगे करते जाओगे, तो तुम एक समय पूरी प्योरिटी वाला हाइड्रोजन भी पा सकते हो। आई होप समझ आ गया होगा। कुछ बच्चों को ऐसा लगता है इसमें ना कि वो जो चीजें हैं, वो जो छोटा थोड़ा थोड़ा बच गया वो तो सर वेस्ट हो गया, सर उसको फेंक देंगे, अरे फेंकेंगे नहीं, और कराओ ना उसको डिफ्यूज, और कराओ, आगे ले जाओ, पीछे पंप से पीछे ले जाते फिर आगे ले जाते, ऐसे करके कराया जाता है। ये हो गया एप्लीकेशन। अच्छा, दूसरी बात देखो, दूसरी बात, रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स होते हैं यूरेनियम के, ये पता होगा आपको, ठीक है, यूरेनियम के, वैसे भी रेडियो एक्टिविटी अभी काफी चर्चा में है, तो यूरेनियम के जो रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स हैं, ऑल्दो थोड़ी मोड़ी रेडियो एक्टिविटी सभी में होती है यूरेनियम के आइसोटोप्स में, यूरेनियम की रेडियो एक्टिव थोड़ी बहुत रेडियो एक्टिविटी सभी में होती है, बट जो सबसे ज्यादा रेडियो एक्टिव आइसोटोप माना जाता है वो U-235 को माना जाता है। सपोज करो आपके पास ये दोनों का मिक्सचर है, ये दोनों का मिक्सचर है, अब ये तो सॉलिड है, अब आपके पास सॉलिड मिक्सचर है और इसमें आपको U-235 को सेपरेट करना है, इसमें आपको U-235 को सेपरेट करना है, तो क्या करोगे, ठीक है, U-235 को अगर आपको सेपरेट करना है तो क्या करोगे, तो पहली बात सर ये तो सॉलिड है, इसका क्या डिफ्यूजन, जी हाँ ये सॉलिड है, लेकिन इसका क्या करेंगे, किसी चीज के साथ रिएक्ट करा के इसको वोलेटाइल बना देते हैं, ठीक है, किसी चीज के साथ रिएक्ट करा के इसको वोलेटाइल बना देते हैं और उस वोलेटाइल सब्सटेंस का डिफ्यूजन कराते हैं, उस वोलेटाइल सब्सटेंस का डिफ्यूजन कराते हैं, और जब उसकी डिफ्यूजन होती है फिर फर्दर उसको वापस से मेटालिक फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं थ्रू केमिकल रिएक्शंस। अभी हम वो केमिकल रिएक्शंस डिस्कस नहीं कर रहे, वो इनऑर्गेनिक का पार्ट है, वहां पर हम बात करेंगे उसकी, ठीक है। तो देखिए यहां पर क्या करते हैं, एक्चुअली यूरेनियम को फ्लोरीन के साथ रिएक्ट करवाकर, फ्लोरीन के साथ रिएक्ट करवाकर हम यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड जैसा बनाते हैं, तो U-235 यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड, U-238 यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड, ऐसे वोलेटाइल सब्सटेंसेस हम बनाते हैं, और ऐसे वोलेटाइल सब्सटेंसेस बनाकर, ऐसे वोलेटाइल सब्सटेंसेस बनाकर हम अब n स्टेप्स डिफ्यूजन कराएंगे, अब n स्टेप्स डिफ्यूजन कराएंगे, और जब n स्टेप्स डिफ्यूजन होगा, जब n स्टेप्स डिफ्यूजन होगा तब जाकर अगेन हम इसमें रिच कंटेंट पा सकते हैं, करते जाओ करते जाओ करते जाओ, जो बच रहा है वापस फेंकते जाओ, वापस फेंकते जाओ करते जाओ, और अल्टीमेटली वी विल गेट अ मिक्सचर, बोल सकते हो, वी कैन गेट अ मिक्सचर रिच इन U-235F6 एंड देन इट इज डीफ्लोरिनेटेड, कुछ रिएक्शंस कराकर इसको डीफ्लोरिनेट किया जा सकता है केमिकली, it is defluorinated to give you back uranium 235, ये आप अलग कर सकते हो। ऑल्दो इसको सेपरेट करने के कुछ और केमिकल मेथड्स भी होते हैं, बट दिस इज वन ऑफ द मेथड्स जो कि एक डिफ्यूजन मेथड है, ठीक है। तो इतना ही पढ़ना है ग्राहम्स लॉ के बारे में, इससे ज़्यादा डिटेल्ड ग्राहम्स लॉ आप शायद ही कहीं पढ़े होंगे, तो बहुत ही बेहतरीन लेवल पे आपको ग्राहम्स लॉ पढ़ाया गया, खत्म कराया गया, ठीक है। सब कुछ कॉन्सेप्चुअली समझ आया होगा, कोई चीज़ ऐसे रटने वाली बात इसमें नहीं। अब हम क्या करेंगे, अब चलो थोड़े क्वेश्चंस कर लेते हैं इसके,
few questions on ग्राहम्स लॉ। ऑल्दो उतने डिफिकल्ट क्वेश्चंस इसके नहीं बनते, जैसे भी क्वेश्चन है चलो थोड़े बहुत करते हैं। उतने डिफिकल्ट क्वेश्चन बनने पॉसिबल नहीं है। इनडायरेक्टली इस टॉपिक का यूज आएगा आपको जेईई एडवांस में तो आएगा, और डायरेक्ट अगर क्वेश्चंस आ गए देन यू आर फॉर्चुनेट कि आपको डायरेक्ट क्वेश्चन मिल रहा है। मेंस वगैरह में मिल सकते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट काफी इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए 122, 123, 124 भी उसी का है, हाँ ठीक है, एंड 125 भी उसी का है। मैं कर लेता हूँ उसको, आप देख लीजिए। वैसे आप खुद से ट्राई कर सकते हैं पॉज करके, अगर आपको बन रहा है तो बहुत अच्छी बात है, बनना चाहिए, वैसे कुछ खास नहीं है इसमें। So the molecular weight of a gas which diffuses through a porous plug at 1/6 of the speed of hydrogen under identical condition is। तो देखो कंडीशंस आइडेंटिकल बोल दिया है, मतलब प्रेशर टेम्परेचर वगैरह सेम है, बट वो गैस हाइड्रोजन से अलग है, और मॉलिक्यूलर वेट बताना है, और उसकी स्पीड जो है वो 1/6 है हाइड्रोजन के स्पीड की। तो बहुत आसानी से आप ये कह सकते हो दैट रेट ऑफ हाइड्रोजन इज 6 टाइम्स द रेट ऑफ गैस। यही बात हो रही है, यही बात हो रही है, बहुत सीधी सी। एंड यू नो दैट रेट ऑफ हाइड्रोजन अपॉन रेट ऑफ गैस इज एक्चुअली अंडर रूट ऑफ मोलर मास ऑफ गैस डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन, क्योंकि बाकी के कंडीशंस तो सेम है। और ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है ये 6 है, ये वैल्यू 6 है, ये वैल्यू तो 6 है, ये वैल्यू 6 है। and molar mass of hydrogen you better know it is 2, so if it is 2 and calculate kar lo, so root of molar mass of gas will be root 2 times of 6 and then square up कर लो दोनों साइड, तो स्क्वायर अप करने पे आपको मिलेगा मोलर मास ऑफ गैस इज एक्चुअली रूट 2 का स्क्वायर 2 इंटू 6 का स्क्वायर इज 36, सो करेक्ट आंसर इज 72। खैर ये तो मजाक था, तो चलिए 72। आगे देखते हैं क्या बोल रहा है। X ml of hydrogen gas effuses through a hole, X ml of hydrogen gas effuses through a hole in a container in 5 seconds। ठीक है, the time taken for the effusion of same volume of the gas specified below under identical conditions is। गैस तो दिया ही नहीं है, अच्छा दिया है नीचे ऑप्शंस में दे दिया है कि हीलियम 10 सेकंड में क्या x ml ही डिफ्यूज होगा, ऐसा बोल रहा है क्या? हाँ, तो ये देखो ठीक है, ट्रायल हिट एंड ट्रायल से चेक कर लेना आप, 4 ऑप्शंस आपके पास है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है हाइड्रोजन 5 सेकंड में अगर x ml डिफ्यूज होता है, हाइड्रोजन, ऑल्दो हाइड्रोजन से तेज तो कोई जा नहीं सकता, तो हाइड्रोजन अगर 5 सेकंड में x ml डिफ्यूज हो जाता है, तो टाइम टेकन फॉर द एफ्यूजन ऑफ द सेम वॉल्यूम ऑफ द गैस, तो क्या ये x ml ही डिफ्यूज होगा? क्या ये x ml ही डिफ्यूज होगा 10 सेकंड में? क्या ये x ml ही डिफ्यूज होगा 20 सेकंड में? ऐसा बोल रहा है। तो हाइड्रोजन के साथ कंपेयर करना है, बिकॉज अंडर आइडेंटिकल कंडीशंस बाकी कंडीशंस आइडेंटिकल है। तो जहां तक देखकर समझ आ रहा है थोड़ा बहुत, ऑक्सीजन पे टेस्ट करते हैं, ठीक है, एक बार ऑक्सीजन पे टेस्ट करते हैं। ये हिट एंड ट्रायल आपको उठाना पड़ेगा, उसके साथ कर लीजिएगा। क्वेश्चन है 123, तो ये बोल रहा है कि x ml हाइड्रोजन गया है 5 सेकेंड में, तो बेटा रेट ऑफ हाइड्रोजन क्या हो गया? रेट ऑफ हाइड्रोजन क्या हो गया? ऑल्दो ये बहुत जल्दी आप कर सकते हो, लेकिन अभी मैं आपको बिगिनर सोच के धीरे धीरे समझा रहा हूं, इसलिए मैं 2-4 स्टेप्स बना के बता दे रहा हूं, ठीक है। तो रेट ऑफ हाइड्रोजन हो गया x ml इन 5 सेकेंड, x by 5, और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है अंडर रूट ऑफ 2 द मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन पर।
अब मैं बात करूं ऑक्सीजन की, तो ये कह रहा है रेट ऑफ ऑक्सीजन। रेट ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन होता है कितना, 32। यहाँ क्या बोल रहा है ये बोल रहा है कि 20 सेकंड में, क्या ये भी XML आएगा? 20 सेकंड में क्या ये भी XML आएगा? तो रेट को कंपेयर जब आप करोगे ना यार, देखो रेट ऑफ हाइड्रोजन और रेट ऑफ ऑक्सीजन तो कितना आ रहा हो, इसके मोलर मास से कंपेयर करोगे तो आप कहोगे सर ये अंडर रूट ऑफ 32 अपॉन अंडर रूट ऑफ 2, तो आप ये देख सकते हो कि ये अंडर रूट ऑफ 16 4 आ रहा है, तो रेट ऑफ हाइड्रोजन 4 गुना है। यहां से भी देख सकते हो रेट ऑफ हाइड्रोजन 4 गुना है रेट ऑफ ऑक्सीजन के। इसका मतलब ऑक्सीजन को जितना निकलने में समय लगता है, हाइड्रोजन उसके 1/4 समय में ही उतना निकल जाता है। या उल्टा बोलोगे तो जितना हाइड्रोजन, आप समझ गए होगे, ये 4 गुना जल्दी डिफ्यूज होता है, ये 4 गुना जल्दी डिफ्यूज होता है, या ये 4 गुना धीरे डिफ्यूज होता है। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर इसको 5 सेकेंड लगा है तो ऑक्सीजन को 4 गुना ज्यादा टाइम लगेगा। तो आंसर यही है 20 सेकेंड्स ऑक्सीजन। इसी तरह से आप चाहते हीलियम के लिए देखते, तो अब देखो हीलियम का क्या बता रहा है, ये डबल लग रहा है टाइम। मतलब हीलियम का जो रेट होना चाहिए वो हाफ होना चाहिए हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में, बट वो हाफ नहीं होता। अगर आप देखो हीलियम और हाइड्रोजन को, तो रेट ऑफ हाइड्रोजन अपॉन रेट ऑफ हीलियम अगर आप देखोगे तो दिस विल बी अंडर रूट ऑफ 4 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 2, तो ये √2 टाइम्स है, दिख रहा है, ये √2 टाइम्स है। हाइड्रोजन इज नॉट एग्जैक्टली डबल ऑफ इट, इट इज √2 टाइम्स ऑफ दैट ऑफ हीलियम। तो 10 सेकेंड तो नहीं होगा, यहां पर अगर टाइम दिया होता 5 इंटू √2 सेकेंड्स, तब आप सही मान सकते थे। आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ आ रहा हो। क्वेश्चन तो आसान है, क्वेश्चन तो आसान है। चलो एक और देखते हैं क्या बोल रहा है ये। ओके, लेट्स हैव अ लुक एट दिस 124। इट सेज एट आइडेंटिकल टेम्परेचर एंड प्रेशर। देखो ये बोल रहा है तो सब चीजें आसानी हो गई, मोलर मास पे फिर खेलना है आपको। रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन गैस इज 3√3 टाइम्स ऑफ अ हाइड्रोकार्बन हैविंग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। निकाल लेना, एन की वैल्यू निकालनी है हाइड्रोजन गैस। चलो कर लेते हैं थोड़ा टाइम पास। रेट ऑफ हाइड्रोजन अपॉन रेट ऑफ हाइड्रोकार्बन इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ मोलर मास ऑफ हाइड्रोकार्बन। मोलर मास ऑफ हाइड्रोकार्बन एन के टर्म्स में आ जाएगा, क्योंकि वो जनरल फॉर्मूला बता दिया है 2n-2। कितना हो गया 12n प्लस 1 इंटू 2n-2, तो ये हो गया 12n 14n, 14n-2 ये हो गया 14n-2। हाँ ठीक तो लिखा है, तो ये हो गया 14n-2 अपॉन हाइड्रोजन इज √2, और हाइड्रोजन का रेट क्या बोल रहा है भाई, 3√3 टाइम्स। हाँ ठीक है, 3√3 टाइम्स हाइड्रोजन का रेट बोल दिया है, यानी कि इसका रेशियो 3√3 हो गया है। अब आप स्क्वायरिंग कर दीजिएगा तो यू विल गेट 14n-2 बाई 2 इज इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर 9 इंटू 3 इज 27, एंड देन 14n-2 इज इक्वल्स टू 54। सो n कितना आ गया, n आ गया 52 बाई 14 विच इज नथिंग बट 3। वाह, 3 है ना भाई? नहीं यार, कुछ कैलकुलेशन गड़बड़ हो गया क्या? 2754 ये इतना है तो 9 ही है ना। 9 इंटू 3 स्क्वायरिंग किया 27 हुआ, 54 भी ठीक है, 14 अरे भाई 56 होगा, ये 56 बाय 4 विच इज 4, ठीक है 56 बाय 4 विच इज 4, तो ये हो गया आपका आंसर 4, ठीक है डन। चलो आओ 125, थोड़ा अलग कुछ मिले तो ठीक लगे यार। क्या है क्वेश्चन, मैंने सिलेक्ट नहीं किया था, मैं सोचा रैंडमली देख लेंगे, कुछ उतना खास बनता नहीं क्वेश्चन इसमें वैसे।
Calculate the relative rate of effusion of O2 and H2 from a container containing O2 and CH3 in the ratio 3:2 mass ratio. थोड़ा बेहतर, पहले वाले से थोड़ा बेहतर। अब मुझे बताओ क्या मास रेशियो, ऐसा मैं बोल सकता हूं कि rate of any gas is directly proportional to its mass, ऐसा बोल सकता हूं क्या? हाँ, जब आप इंडिपेंडेंटली बात कर रहे होगे तो ठीक है, इंडिपेंडेंटली बात कर रहे होगे तो ठीक है, लेकिन कंपैरेटिव वे में ऐसा नहीं कर सकते आप, क्योंकि अल्टीमेटली जो प्रेशर है वो मास पे थोड़ी ना डिपेंड करता है, वो तो नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड करता है। हाँ, इंडिपेंडेंटली बोल रहे हो तो ठीक है, मान लिया मैंने कि यार ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का 10 ग्राम और ऑक्सीजन का 20 ग्राम, ज्यादा किसका रेट होगा? हाँ, तो बोल दूंगा मैं ऑक्सीजन के 20 ग्राम का, इंडिपेंडेंटली तो ठीक है। लेकिन जब कंपेयर करोगे दो अलग अलग गैसेस को तो मास के बेसिस पे कंपेयर मत करना। किसके बेसिस पे कंपेयर करना? जी हाँ, मोल्स के बेसिस पे कंपेयर करना, मोल्स के बेसिस पे। तो अब यहां पर बताना है रिलेटिव रेट ऑफ effusion of O2 to CH4, O2 to CH4, मतलब हमें यहां चाहिए हमें चाहिए क्या है 125, हमें चाहिए रिलेटिव रेट ऑफ O2 टू CH4। किस पे डिपेंड करेगा यार ये किस पे डिपेंड करेगा? ये एक तो मोल्स पे डिपेंड करेगा, मोल्स ऑफ CH4 अपॉन, उल्टा लिख दिए क्या, मोल्स पे तो डायरेक्टली डिपेंड करेगा ना, मोल्स पे तो डायरेक्टली डिपेंड करेगा और इनवर्सली तो करेगा ही इसके मास पर। CH4 का मास हो गया 16 यूनिट्स, इसका मास हो गया 32 यूनिट्स, तो ये कुछ ऐसा गेम चलेगा। अपने को ये वैल्यू निकालनी है, ठीक है, आसान है, अब तो निकल गया। अगर आप डायरेक्ट ऐसा मास का गेम खेल लोगे तो गलत हो जाएगा, बस इतनी सी बात है। 3:2 मत लिख लेना। अच्छा, अगर 3:2 मास रेशियो है ऑक्सीजन और CH4 का, तो ऑक्सीजन 3:2 ही बोला ना, 3:2 मास रेशियो, ठीक है। ऑक्सीजन 3x ग्राम्स अगर है तो ऑक्सीजन के मोल्स कितने हैं? ऑक्सीजन के मोल्स है 3x/32 मोल्स। अच्छा, और CH4 अगर 2 के रेशियो में, मतलब 2x ग्राम्स अगर है तो मोल्स कितने हैं CH4 के? 2x/16 मोल्स, ऐसे है। तो इसका मोल इतना है, इसका मोल इतना है, तो मोल रेशियो कितना हो गया? मोल्स ऑफ O2 बाय मोल्स ऑफ CH4, ये कितना हो गया? ये हो गया है 3x/32 डिवाइडेड बाय 16/2x। ये आप देख सकते हैं कि दिस इज नथिंग बट 3:4, ये आ रहा है 3:4। तो ये वैल्यू आ गई 3:4, सो दिस इज 3:4 मल्टीप्लाइड बाय ये क्या है 1/√2, दिस इज 1/√2, सो 1/√2, सो करेक्ट आंसर इज 3/4√2। ये वैल्यू जो है, ये रेशियो करेक्ट रेशियो है 3/4√2, ठीक है ऑप्शन में, ऑप्शन बी। इसमें से एक आंसर ऑब्वियसली ऐसा होगा जब आप 3/2 ले लें, तो देखो 3/2 ले लेना तो एक ऑप्शन पक्का वैसा होगा, ठीक है। चलो कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं सी पर बेस्ड, शायद कुछ अच्छे क्वेश्चंस मिले। चलो ये बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 127, क्वेश्चन नंबर 127, इट सेज that a gaseous mixture containing helium, CH4 and SO2 was allowed to effuse through a fine hole. If the mixture contains helium, CH4 and SO2 in 1:2:3 mole ratio, calculate the molar ratio of the gases effusing out initially. देखो रटने से बिल्कुल नहीं होगा ये टॉपिक, ठीक है, बस थ्योरी को बहुत अच्छे से साउंड तरीके से समझा है आपने, तो ये सब ऐसे चुटकियों में बनेगा। तो अब ये बोल क्या रहा है कि आपके पास हीलियम, CH4 और SO2 का मोल रेशियो शुरू में है 1:3 के रेशियो में, और वो बोल रहा है कि एफ्यूज होने के बाद जो मोल रेशियो मिलेगा वो कितना होगा, समझ रहे हो? तो देखो हीलियम, जो चीजें आपको दी हुई हैं वो है हीलियम और क्या था, मीथेन और SO2, और इनका मोल रेशियो दिया हुआ है 1:2:3 है शायद, हाँ ठीक है, 1 मोल
ये 2 मोल, ये 3 मोल, यही है ना। मोल रेशियो दिस 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 एंड मोलर रेशियो, ठीक है। अब एफ्यूजन के बाद तो आपको ये पता है ना कि जो रेट ऑफ एफ्यूजन होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मोल्स के साथ होगा और इनवर्सली प्रोपोर्शनल रूट ऑफ मोलर मास ऑफ गैस के साथ होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ मोलर मास ऑफ गैस की तरह होगा। तो जब मैं बात करूंगा इसके रेट की, तो रेट क्या लिखेंगे इसका, रेट ऑफ हीलियम, सपोज आपको लिखना है रेट ऑफ हीलियम, तो रेट ऑफ हीलियम आप लिखेंगे 1 K इंटू 1, प्रोपोर्शनैलिटी को मैं कांस्टेंट में बदल रहा हूं तो K लिख दे रहा हूं, K इंटू 1 बाय मोलर मास 4 है तो रूट ऑफ 4 इज 2, फिर यहां पर ये 2 मोल है तो 2K बाय रूट ऑफ 16 विच इज 4, तो ये भी अल्टीमेटली K बाय 2 ही आ गया। और ये कितना है 3K बाय रूट ऑफ 64 विच इज 8, तो 3K बाय 8 आ गया। तो बस ये दोनों सेम है, दोनों का जो रेट है वो सेम है। तो आपको अगर एग्जैक्ट रेशियो चाहिए तो मल्टीप्लाई कर दो इसको 8 से, इसको 8 से, इसको 8 से, तो ये आ रहा है बेटा 8K बाई 2, ये भी आ रहा है 8K, मतलब 4K बोल लो, समझ तो आ गया है, तो क्या तो सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, ये आ रहा है 4K, ये भी आ रहा है 4K और ये आ रहा है 3K, तो रेशियो क्या आया 4:4:3, दिस द सिंपलेस्ट रेशियो दैट यू कैन गेट, यस देयर इज इट, ठीक है। नाउ अगला देख लें एक बार, अगला भी देखते हैं, चलो अगला देखते हैं, थोड़ा टाइम बचा ही हुआ है तो थोड़ा और देख लेते हैं। सो लुक 80 ml ऑफ दिस, अब देखो जब आप फॉर्मूला रटते हो ना तो एकदम पागलों की तरह कुछ भी करोगे, क्योंकि अब फॉर्मूले में कभी वॉल्यूम इधर है कभी उधर है, कौन सा फॉर्मूला क्या यूज करें, लेकिन अब सिचुएशन समझोगे ना तो फॉर्मूले की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब देखो 80 ml ऑक्सीजन 2 मिनट में आया, तो क्या मैं बोल सकता हूं कि रेट ऑफ ऑक्सीजन जो है वो 80/2 है, क्योंकि यहां तो मैंने बताया ना आपको मोल्स हो सकता है, मास हो सकता है, वॉल्यूम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो 80/2 ml पर मिनट ऐसा बोल लो रेट, क्या फर्क पड़ता है ml पर मिनट, लेकिन इसके लिए भी वही बोलना पड़ेगा, इसके लिए भी वही बोलना पड़ेगा। तो रेट ऑफ SO2 क्या बोलो, तो पूछ रहे कितना वॉल्यूम पास होगा, तो VmL पास होगा, मान लो VmL पास होगा कितने देर में, 3 मिनट में। समझ गए बात, मतलब ऐसा ही करा गया है कि 2 आइडेंटिकल ट्यूब्स हैं, 2 आइडेंटिकल ट्यूब्स हैं ऐसे हमारे पास, यहां पर ऑक्सीजन भरा गया है और यहां पर SO2 भरा गया है। अब ये बोल रहा है कि 2 मिनट में अगर 80 ml ऑक्सीजन हमको मिल रहा है तो बताओ 3 मिनट में हमें SO2 कितना मिलेगा, सेम आइडेंटिकल वेसल्स हैं, ठीक है। बहुत बढ़िया तरह से कॉन्सेप्ट को समझा हमने। So what volume of SO2 will pass through the hole in 3 minutes and yes, ये हुआ R of O2 80/2 and this R of SO2 is VmL/3 और दोनों के बीच में रेट का रिलेशन तो पता ही है आपको, रेट ऑफ O2 अपॉन रेट ऑफ SO2 मोलर मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इसका मोलर मास 64, इसका 32, तो ये √2 टाइम्स हो गया। तो रेट ऑफ ऑक्सीजन इज √2 टाइम्स द रेट ऑफ SO2, ये लीजिए। अब ये वैल्यूज को पुट कर दीजिए, सर कर दो ना पुट, लो कर देते हैं। तो क्या हो गया, रेट ऑफ ऑक्सीजन ऐसा है कुछ, रेट ऑफ ऑक्सीजन इज √2 टाइम्स द रेट ऑफ SO2। रेट ऑफ ऑक्सीजन के लिए क्या निकाले थे अपन, 40 आ रहा था शायद, 40 ml पर मिनट, और ये √2 टाइम्स ऑफ ये VmL बाई 3, तो ये हो रहा है VmL इज इक्वल्स टू 120/√2 ml। ये लीजिए शानदार VmL 120, हाँ ठीक है ऑप्शन। सो दिस इज ऑप्शन नंबर 1, डन। और देख ले, चलिए और देख लेते हैं, थोड़ा समय बाकी है अभी, आराम से देखते हैं। सो अब ये क्वेश्चन नंबर 129, व्हाट इट सेज इज when 2 cotton plugs, one moistened with ammonia and other with hydrochloric acid, are simultaneously inserted into opposite ends of a glass tube,
white ring of ammonium chloride forms where gaseous ammonia and gaseous HCl first comes into contact. Wow, this and this. And at what distance from the ammonia moistened plug this occur है। तो सबसे पहले मैंने डिफ्यूजन पढ़ाते समय ही आपको यही एग्जाम्पल लेके समझाया, ठीक है। तो बात वही है कि अमोनिया और HCl, अब यहां पर जो सिचुएशन है वो डिस्टेंस भी आपसे पूछ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि जो रेट है उसको डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम में भी तो कर सकते हो। वही बात तो है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम से भी तो कर सकते हो। कैसे कर सकते हैं सर? कॉमन सेंस लगा लो। कॉमन सेंस नहीं है तो छोड़ दो, जेई की तैयारी क्यों कर रहे हो फिर। देखो तो आपके पास ऐसा करके ट्यूब है और इस ट्यूब में इधर एक कॉटन वूल रखा गया है जो अमोनिया से मॉइस्टेंड है, तो वेपर्स तो ऑब्वियसली जाएंगे। इधर HCl सॉल्यूशन में डाल दिया गया है तो HCl आएगा, और HCl तो वेपर ही होता है, तो इधर से HCl जाएगा, इधर से अमोनिया आएगा। अब ये पूछ रहा है ऑप्शंस में जो ट्यूब का लेंथ है वो बोला है 87 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब है। वाओ, ये 87 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब है। और व्हाइट रिंग किधर बनेगा? इतने फ्रॉम अमोनिया एंड, फ्रॉम HCl एंड, मिड पॉइंट एंड नन ऑफ दीज। अरे ये तो खैर आप थोड़ा बिना कैलकुलेशन के भी कर सकते हो, लेकिन ये नन ऑफ दीज ऑप्शन थोड़ा सा आपको करेगा परेशान। क्योंकि ये बात तो आपको पता है ना कि अमोनिया का मास होता है 17 यूनिट्स, इसका मास होता है 36.5 यूनिट्स, तो तेज तो अमोनिया ट्रैवल करेगा, तो ये जो बनेगा मिड पॉइंट आपका कितना है 43.5 सेंटीमीटर मिड पॉइंट है, तो ये बनेगा तो इधर, क्योंकि अमोनिया ज्यादा ट्रैवल करेगा, तो व्हाइट रिंग कहीं इधर बनेगा। कितना इधर बनेगा वो तो कैलकुलेट करना पड़ेगा, कितना उधर बनेगा वो तो कैलकुलेट करना पड़ेगा, बट बनेगा तो इधर, ये बात गारंटीड है। अच्छा, तो क्या ऐसा बोल दे 51.7 फ्रॉम अमोनिया एंड? हाँ, लॉजिकल तो लग रहा है, बट वो वैल्यू सही है कि नहीं वो तो कैलकुलेट करना पड़ेगा, आप कर लीजिए। रेट ऑफ अमोनिया अपॉन रेट ऑफ HCl, तो रेट क्या डायरेक्टली लेंथ पे डिपेंड करेगा डिस्टेंस पर? जी हाँ, डिस्टेंस पर डिपेंड करेगा। तो मान लीजिए अमोनिया इधर बन रहा है, ये x है, तो ये डिस्टेंस कितना हो गया? ये हो गया 87 माइनस x। तो अमोनिया कितना ट्रैवल किया? अमोनिया ट्रैवल करा है x, इसने कितना ट्रैवल किया? 87 माइनस x, एंड ये किसके इक्वल होगा? ये इक्वल होगा अंडर रूट ऑफ इसका मोलर मास विच इज 36.5 अपॉन अमोनिया विच इज 17। आप यहां से इजीली एक लीनियर इक्वेशन बनेगा और यहां से आप x कैलकुलेट कर सकते हैं। मोस्ट प्रोबेबली वही आ रहा होगा 51.7, अदरवाइज ये कैलकुलेटिव हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, तो ठीक है, ये क्वेश्चन भी डन, आप उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। और कर ले, चलो देखते हैं कुछ और। चलो ये देखते हैं 130 क्या बोल रही है। सो डाइमिथाइल एथर डिकम्पोजेस एज, अच्छा डाइमिथाइल एथर डिकम्पोज हो रहा है। जब 20% डिकम्पोज होता है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ डिफ्यूजन ऑफ प्योर दिस विथ मीथेन? अच्छा, इनका रेशियो तो सेम ही आता, क्योंकि रेशियो नहीं, सिर्फ मोलर मास पे डिपेंड करता, क्योंकि दोनों सबके सेम मोल्स बन रहे हैं, एक एक एक। अगर इन दोनों को कंपेयर करने बोला होता तो बात ऐसी होती कि सिर्फ मोलर मास पे डिपेंड कर रहा होता, क्योंकि दोनों के मोल्स तो बराबर बनेंगे गिवन टाइम पर, बनेंगे तो बराबर मोल्स गिवन टाइम पर। बट यहां पर थोड़ा सा ठीक करा है क्वेश्चन को, ये पूछ रहा है कि प्योर दिस विथ मीथेन। प्योर बोलने का मतलब क्या? अच्छा, डिकम्पोजिशन के बाद जो बचा होगा उसको अगर देखा जाए तो उसको लेकर अलग कर लिया जाए और इसको लेकर अलग कर लिया जाए। 20% टूट गया है, तो एक काम करो, ये 1 मोल था मान लो, रेशियो ही तो चाहिए, 1 मोल था, और जब 20% टूट गया तो ये कितना बचा? ये बचा 0.8 मोल, ये 0.8 मोल बचा, और ये कितना बचा बेटा? ये बचा 0.2 मोल, ये 0.2 मोल बनेगा। तो मीथेन और इसको कंपेयर करना है। मोलर मास देखो कितना हो रहा है, CH3CH3O, तो कितना हुआ ये? CH3 15, 15 15 30, और 30 और 16 46, तो इसका मोलर मास है 46,
और CH4 का मोलर मास है 16, CH4 का मोलर मास है 16 और उसका है 46. So we have to just compare it. So this of ether divided by किसका चाहिए, एथर विथ मीथेन, मीथेन इज इक्वल्स टू मोल्स पे डायरेक्टली डिपेंड, तो इसके मोल्स कितने 0.8 और इसके मोल्स कितने 0.2, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मोलर मास. सो मीथेन 16 बाय दिस इज 46, तो बस हो गया, ठीक है. सो दिस इज योर आंसर, यू मस्ट कैलकुलेट इट टू गेट योर फाइनल रिजल्ट. इसको कैलकुलेट कर सकते हैं. चलो एक लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं, एक लास्ट क्वेश्चन. ये 132 में कुछ मिक्सचर विक्सचर दिख रहा है. सो लेट अस डू दिस. सो अंडर आइडेंटिकल कंडीशंस ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर 4 लीटर ऑफ गैसियस मिक्सचर ऑफ H2 and CH4 effuses through a hole in 5 minutes, whereas 4 liter of gas X of molecular mass 36 takes 10 minutes to effuse through the same hole. Okay, so the mole ratio of H2 is to CH4 in the mixture is. वाह, अच्छी बात है. ये थोड़ा बेहतर क्वेश्चन. देखो यहां पर बोल ऐसा रहा है ये कि आपके पास एक कंटेनर है और इस कंटेनर से जिसकी वॉल्यूम, जिसमें 4 लीटर ऑफ मीथेन और हाइड्रोजन भरा गया है, ये डिफ्यूज हो जा रहे हैं 5 मिनट में, ऐसे ही बोल रहा है, ऐसा है. और फिर आगे कह रहा है कि सेम कंटेनर है, वॉल्यूम भी सेम है जो गैस की फ्यूज हो रही है, लेकिन गैस अलग है, वो 10 मिनट ले रहा है. अच्छा, मतलब यहां पर कोई गैस X है और ये गैस X निकलने में 10 मिनट ले रहा है. ये 10 मिनट ले रहा है निकलने में, ये 5 मिनट ले रहा है, ये 10 मिनट ले रहा है. तो बता, इसका मोलर मास दिया हुआ है 36. तो अब आपको बताना है कि इसका मोल रेशियो कितना रहा होगा. ये बढ़िया क्वेश्चन है, अभी तक का सबसे ठीक क्वेश्चन ये है और ये ठीक क्वेश्चन है. ठीक है, तो चलिए देख सकते हैं इसको. पहले खुद से ट्राई कर लो यार. ठीक है, अब यहां पर आपको याद होगा कि इसका मोलर मास कैसे निकलेगा. दो गैसियस मिक्सचर का मोलर मास ऑफ मिक्सचर एवरेज मोलर मास करके निकालते हैं, टोटल मास अपॉन टोटल मोल्स करके निकालते हैं. ये मैंने आपको मोल कंसेप्ट वाले वीडियोस में समझाया है. तो एक चीज तो दिख रही है कि इसका जो रेट है वो डबल है, क्योंकि सेम अमाउंट 4 लीटर इसका भी निकल रहा है, 4 लीटर इसका भी निकल रहा है, ये 5 मिनट में निकल जा रहा है, ये 10 मिनट लग रहा है. तो रेट ऑफ मिक्सचर इज डबल दैट ऑफ रेट ऑफ गैस, और रेट ऑफ मिक्सचर अपॉन रेट ऑफ गैस इज 2. सो रेट ऑफ मिक्सचर लिख सकता हूं, रेट ऑफ मिक्सचर, मैं बहुत धीरे धीरे करके इसको आपको समझाऊंगा, इज इक्वल टू 2. और ये किसके बराबर होगा बेटा, ये अंडर रूट ऑफ मोलर मास ऑफ गैस डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ मिक्सचर. मोलर मास ऑफ गैस क्वेश्चन में 36 दिया हुआ है, रूट के अंदर है वो, तो स्क्वायरिंग करोगे तो ये आएगा 4 इज इक्वल टू 36 बाय मोलर मास ऑफ मिक्सचर. और यहां से मोलर मास ऑफ मिक्सचर क्या मिल सकता है, 9 सॉरी, ये मिल जाएगा 9. कैलकुलेट कर लीजिएगा, ये 9. तो मिक्सचर का मोलर मास तो मिल गया. तो सर अब इससे मोल रेशियो कैसे निकालें. देखो यहां पर भी कोई खास बात नहीं, मैं कॉमन सेंस ही बोलूंगा कि जब भी आपको मोलर मास ऑफ मिक्सचर निकालना होता है, आप क्या करते हो, आप लोगों की कितने हाइड्रोजन के कितने मोल्स है इनटू मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन प्लस मीथेन के कितने मोल्स है इनटू मोलर मास ऑफ मीथेन, आप यही करोगे. मोलर मास ऑफ मीथेन आप यही करोगे डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ हाइड्रोजन प्लस मोल्स ऑफ मीथेन. तो क्या ये ऊपर टोटल मास मिल गया, जी सर. क्या टोटल मोल्स मिल गया, जी सर. तो क्या आएगा, ये 1 मोल ऑफ सब्सटेंस का मास. अब वो सब्सटेंस में हाइड्रोजन मीथेन दोनों होगा, बट दिस इज द बेस्ट वे टू गेट द एवरेज मोलर मास ऑफ अ मिक्सचर. ये कर सकते हैं. अब आप देखो यार, प्रेशर टेम्परेचर कंडीशंस कांस्टेंट है, तो वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल्स है. सीधी सी बात है, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल्स है. मतलब इसको
प्लस इसको मैं 4 भी लिख सकता हूं, ऑल्दो नंबर ऑफ मोल्स 4 नहीं है टोटल, बट रेशियो तो वही आएगा क्योंकि प्रेशर टेम्परेचर कंडीशंस कांस्टेंट है, तो मोल्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। चलो मैं थोड़ा सा आपको ऐसे लिख के बता देता हूं बच्चों की तरह, तो ठीक से आपको और समझ में आ जाएगा कि जैसे मोल्स ऑफ हाइड्रोजन है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम होगा, तो उसको मैं KV1 ऐसा लिख देता हूं, या KV ऑफ हाइड्रोजन। और मोल्स ऑफ मीथेन है तो उसको मैं लिख सकता हूं K वॉल्यूम ऑफ मीथेन, लिख सकता हूं ऐसा। अब जब आप यहां पर इसको पुट करोगे यार, देखो यहां पर पुट करोगे तो क्या मिलेगा, ये क्या ये समझ पा रहे हो, K कॉमन चला जाएगा और यहां आएगा V ऑफ हाइड्रोजन और यहां आ जाएगा V ऑफ मीथेन, ये लो, तो अल्टीमेटली वही हुआ V ऑफ मीथेन। इसी तरह से क्या यहां भी समझ आ रहा है कि ये वॉल्यूम हो जाएगा K बाहर V ऑफ हाइड्रोजन प्लस V ऑफ मीथेन, जी सर बिल्कुल, ये लीजिए, तो K कट गया, मतलब मोल्स रिप्लेस हो गए वॉल्यूम से। अब वैल्यू कैलकुलेट करो ना, 9 इज इक्वल्स टू, अब वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन और ये चाहिए अपने को ना, तो अच्छा दोनों का सम तो 4 है, दोनों का सम 4 है, तो मीथेन कितना लिख लो आप, 4 माइनस वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन, 4 माइनस वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन। और यहां पर भी आप क्या कर लीजिए, मीथेन को लिख लीजिए 4 माइनस वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन, ये तो ऑब्वियसली नीचे 4 ही आ जाएगा, तो वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन कैलकुलेट हो जाएगा। चलो कर देते हैं, आसान है क्योंकि कैलकुलेशन, वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस 4 माइनस वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन मल्टीप्लाइड बाय मीथेन विच इज 16 बाय 4, तो बाय 4 इधर जाके हो गया 36। सो व्हाट वी आर गेटिंग इज 36 इज इक्वल टू x, मान ले रहा हूं उसको 2x प्लस कितना हो गया 64 माइनस 16x, so this is to be 36 64, that is 28, तो माइनस 28 इज इक्वल्स टू माइनस 14, so x is 2। अच्छा x2 आ गया, अरे बाप रे, x2 आ जाने का क्या मतलब है कि उसका वॉल्यूम 2 ml, उसका भी वॉल्यूम 2 ml, x2 आ गया, उसका भी वॉल्यूम 2 ml, उसका भी वॉल्यूम 2 ml, और ये आने का मतलब है कि दोनों के मोल रेशियो भी क्या होंगे, बराबर होंगे। सो करेक्ट आंसर शुड बी 1:1। कैलकुलेशन एक बार आप चेक कर लेना, वैसे यार कहीं पे अगर मेरे से कुछ छोटी मोटी गड़बड़ हुई हो तो आप समझ जाइए, वैसे मैं देख लेता हूँ। क्या ऑफलाइन क्लासेस वगैरह होती है, लाइव क्लासेस होती है, तो सामने बच्चे बता देते हैं सर यहाँ पे ये 2 छूट गया है, 3 छूट गया है। ये रिकॉर्डिंग करते समय यही सब खुद से थोड़ा बहुत देखना हो जाता है यार, ये बहुत ही बोरिंग काम लगता है मुझे। ठीक है, सही तो है, सही है, ठीक। सो 1:1 इज द आंसर। आई होप आपको आइडियल गैस मेरे से पढ़कर मजा आया होगा। अगर आपने पूरे 7 लेक्चर अच्छे से देखे तो आइडियल गैस का कहीं से कोई भी सवाल आ जाए आप बहुत अच्छे तरीके से बना लेंगे, ठीक है। तो चलो, थैंक्स फॉर वॉचिंग, और वीडियोस को यार थोड़ा शेयर करते जाना, जो भी एजुकेशन ग्रुप्स में आप जुड़े होंगे आप वहाँ शेयर करके लोगों को बताएं कि आपको असली एडवांस का कंटेंट इधर मिल रहा है। साथ ही साथ एक मेरी प्लेलिस्ट है, आप जाएंगे डिस्क्रिप्शन में तो आपको मिलेगा रियल एडवांस सीरीज, क्वेश्चन सीरीज है बेटा, 105 वीडियोस है इसमें। आप इनके क्वेश्चंस को ट्राई करिएगा, जो भी चैप्टर आपने पढ़ लिए, बहुत मजा आएगा आपको, ठीक है। हर क्वेश्चन एक माइलस्टोन है, समझ लो, ठीक है। और यूनिक क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, एकदम यूनिक क्वेश्चंस मिलेंगे, गारंटी के साथ बता रहा हूँ। एक्सप्लेनेशन एकदम बेहतरीन लेवल का, शानदार लेवल का एक्सप्लेनेशन आपको मिलेगा। साथ ही साथ कंप्लीट फिजिकल केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की कोर्सेज ज्वाइन कर लो, मजा आएगा, प्रिपरेशन एकदम से बूस्टअप हो जाएगी। और इनऑर्गेनिक भी हम सितंबर मिड से स्टार्ट करने वाले हैं फॉर श्योर, ठीक है।
चलो ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।